हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बहुत शानदार सा टॉपिक जिसे हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक हमने डिस्कस किया था कि सिंपल कैपेसिटेंस होता क्या है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देख पाए उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, तो पहले प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एक टॉपिक अपने स्फेरिकल कैपेसिटर। लेकिन उससे पहले हम लोग बिल्कुल छोटा सा बहुत बढ़िया टॉपिक करते हैं। हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप को, चार्ज ड्रॉप को अगर हम लोग मर्ज करके एक सिंगल ड्रॉप बनाएं तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा और चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो टॉपिक अपना ये है बच्चों कि मेरे पास में यहाँ पे बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं बच्चों। ठीक है, और एक ड्रॉप का जो चार्ज है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर दिया, ईच ड्रॉप का जो चार्ज है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम किया, स्मॉल क्यू। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स मेरे पास में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप मेरे पास में है n ड्रॉप है। ठीक है, ईच ड्रॉप की जो रेडियस है बच्चों, ईच की जो रेडियस है वो हम लोग कितनी अज्यूम कर लें, स्मॉल r। एक सिंगल ड्रॉप की रेडियस हमने यहाँ पे कितनी अज्यूम कर ली, स्मॉल r। ओके, अब इन अगर ये सारी ड्रॉप आपस में कंबाइन हो रही है तो इससे एक नई ड्रॉप बन रही है, और ये जो एक सिंगल ड्रॉप बनी है बच्चों, इस सिंगल ड्रॉप की रेडियस हमने कितनी अज्यूम कर ली, कैपिटल R। ओके, तो आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, इस सिंगल ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा और इस सिंगल ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग बात करें एक इंडिविजुअल ड्रॉप की, एक सिंगल ड्रॉप की हम लोग बात करें तो एक सिंगल ड्रॉप का जो पोटेंशियल होता है बच्चों उसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल किसी भी स्फेरिकल ड्रॉप का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के। एक सिंगल ड्रॉप पे चार्ज कितना है बच्चों, स्मॉल क्यू, यानी के क्यू अपॉन स्मॉल r। ओके, और अगर हम लोग बात करें एक सिंगल ड्रॉप के कैपेसिटेंस की, तो एक सिंगल ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ओके, चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा कैसा रहता है, वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहता है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अपना जो वॉल्यूम होता है वो ऑलवेज कैसा रहता है, वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल n ड्रॉप का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें और इन n ड्रॉप से एक सिंगल ड्रॉप हमने बनाई है तो इसका वॉल्यूम और इन सबका वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, तो एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हुआ, 4/3 पाई r क्यूब, एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया। मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है बच्चों, कैपिटल N, तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे एक सिंगल ड्रॉप, ये जो सिंगल ड्रॉप है इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो कितना होगा, 4/3 पाई, और इसकी जो रेडियस है वो आपने कितनी अज्यूम कर ली यहाँ पे, कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई से बच्चों 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आप कह सकते हैं कि R क्यूब इक्वल टू बच्चों कितना मिल गया, n इंटू स्मॉल r का क्यूब, और आप कह सकते हैं कैपिटल R इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ से पावर को हटाएं तो ये हो गया n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। यानी कि अगर स्मॉल r रेडियस की मल्टीपल ड्रॉप से एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं तो उसका जो रेडियस है वो बच्चों कितना मिलता है, n⁻⁴ टाइम्स आपको मिलता है। ठीक है, ये हमने बात की किसकी, रेडियस की। अच्छा बच्चों, सेकंड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चार्ज की। आपको पता है कि चार्ज हमेशा कैसा रहता है बच्चों, चार्ज तो कांस्टेंट यानी कंजर्व रहता है, तो चार्ज हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो एक सिंगल ड्रॉप का चार्ज कितना है बच्चों, स्मॉल क्यू, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है, कैपिटल N, तो इनिशियल टोटल चार्ज कितना था बच्चों, n इंटू क्यू, और ये जो n इंटू क्यू होगा ये चार्ज फाइनल भी मिलेगा आपको, यानी कि सिंगल ड्रॉप पे जो टोटल चार्ज होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, कैपिटल Q। यानी कि कैपिटल Q जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, एज इट इज रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे चार्ज की वैल्यू। ठीक है यहाँ तक, थर्ड। अच्छा बच्चों, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे इस बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी वाली ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है बच्चों स्फेरिकल पोटेंशियल का V इक्वल टू के, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, के Q अपॉन R।
ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो v इक्वल टू बच्चों k की वैल्यू कितनी है, k तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, कैपिटल Q की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करें तो ये मेरे पास में मिल गया बच्चों n इंटू स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कैपिटल R की, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की पावर 1/3 इंटू n की पावर 1/3 इंटू कितना हो गया बच्चों, स्मॉल r। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें बच्चों तो v बिग इक्वल टू ये मुझे मिल गया n की पावर 1 और यहाँ पे n की पावर 1/3। अगर हम लोग इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, n की पावर 1 माइनस 1/3। तो आपको मिल गया n की पावर 2/3 इंटू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। बच्चों के क्यू अपॉन स्मॉल आर किसका पोटेंशियल है, स्मॉलर ड्रॉप का, तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल। तो आप कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो n की पावर 2/3 टाइम्स इंक्रीज होता है। पोटेंशियल हमेशा n की पावर 2/3 टाइम्स क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं तीसरा पार्ट इसका, कैपेसिटेंस। ओके अगर हम लोग बड़ी वाली ड्रॉप का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें तो सी बिगर ड्रॉप इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0 इंटू आर। तो ये हो गया 4πε0 इंटू आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल आर, क्योंकि बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस कितना है बच्चों, कैपिटल आर है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करें 4πε0 और कैपिटल आर की वैल्यू को यहाँ से मैंने पुट किया n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो ये मुझे मिल गया n की पावर 1/3 4πε0 इंटू बच्चों कितना हो गया, स्मॉल आर, यानी कि n की पावर 1/3। और ये जो वैल्यू हो गई बच्चों ये किसका कैपेसिटेंस हो गया, स्मॉलर ड्रॉप का, एक सिंगल ड्रॉप का, यानी कि जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों वो कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, वो n की पावर 1/3 टाइम्स इंक्रीज होता है। ओके तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम लोग चार्ज की बात करें, बड़ी ड्रॉप का चार्ज n टाइम्स हो गया एक सिंगल ड्रॉप के चार्ज से। अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस n की पावर 1/3 टाइम्स होगी एक सिंगल रेडियस के। अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल n की पावर 2/3 टाइम्स होगी एक सिंगल ड्रॉप के पोटेंशियल के। ठीक है, और अगर हम लोग कैपेसिटेंस की बात करें तो बड़ी वाली ड्रॉप का कैपेसिटेंस सिंगल ड्रॉप के कैपेसिटेंस के n की पावर 1/3 टाइम्स होगा। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। बच्चों इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। और आपको पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है बच्चों उसमें दो प्लेट्स होती है और दोनों प्लेट हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, तो एज इट इज अगर हम लोग बात करें स्फेरिकल कैपेसिटर की तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर क्या होने चाहिए, 2 स्फेयर्स होने चाहिए। और दोनों स्फेयर्स कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल स्फेयर्स। हाँ, अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमारे पास में 2 स्फेयर हैं और दोनों कंसेंट्रिक स्फेयर्स है, मतलब बच्चों पैरेलल का मतलब ये होता है कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी तो पैरेलल होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 स्फेयर एज्यूम करें, ठीक है, और दोनों स्फेयर का जो सेंटर है उसको हम लोग कॉमन मान लें, ठीक है, तो दोनों स्फेयर्स के बीच का जो गैप होगा वो कांस्टेंट होगा ना, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो बस सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि स्फेरिकल कैपेसिटर में मेरे पास में 2 कैपेसिटर्स होते हैं और ये जो दोनों कैपेसिटर्स होते हैं बच्चों ये कैसे होते हैं, कंसेंट्रिक कैपेसिटर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने 2 कैपेसिटर्स एज्यूम किए बच्चों, ये हो गया आपका, इसकी रेडियस आपने एज्यूम कर ली A, और ये जो कैपेसिटर इसकी रेडियस आपने कितनी एज्यूम कर ली बच्चों, B। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर A है, ये जो है स्फेयर A, ठीक है, स्फेयर A, इसको हमने चार्ज कितना दिया बच्चों, इसको हमने चार्ज दिया +Q चार्ज। तो ड्यू टू इंडक्शन ये जो स्फेयर B है बच्चों इसके इनर फेस पे कितना चार्ज आएगा, -Q। इसके इनर फेस पे कितना चार्ज आ गया बच्चों, -Q। और इसका जो आउटर फेस है उसको हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है। तो आपको पता है बच्चों कि कैपेसिटर का जो दूसरा पार्ट होता है, मतलब दूसरी जो प्लेट होती है उसके आउटर सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। ड्यू टू इंडक्शन इसके इनर सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों, -Q चार्ज, और इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो इसका पूरा का पूरा चार्ज बच्चों कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो ये बिल्कुल सिंपल सा हमने फाइंड आउट किया किससे, इंडक्शन से, कि दूसरी प्लेट के इनर फेस पे कितना चार्ज आएगा, जो कि हमने सीखा था कैपेसिटर में।
ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसके इनर फेस पे कितना चार्ज आया इसको मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। किससे फाइंड आउट कर सकता हूँ बच्चों? इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ गॉस लॉ से। किससे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं इसको? गॉस लॉ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं बच्चों। ये जो सेकंड वाला जो स्फीयर है, ये वाला जिसकी रेडियस स्मॉल बी है, मतलब जो बिगर स्फीयर है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये जो स्फीयर है इसके अंदर हमने इसके ये मेटल का बना हुआ है। ठीक है, तो इस मेटल के अंदर हम लोग ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं पी। मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ आपको कि सपोज करो मेरे पास में ये छोटा वाला स्फीयर हो गया, इस पर चार्ज कितना है बच्चों? प्लस क्यू। और ये जो दूसरा स्फीयर है इसकी हम लोग कुछ थिकनेस अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे इसकी थिकनेस कैसी है? नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ थिकनेस अज्यूम कर ली। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस स्फीयर के इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा बच्चों? प्लस एक्स चार्ज आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे ये जो स्फीयर है बिगर स्फीयर, इसके अंदर एक पॉइंट पी अज्यूम किया। मतलब ये मेटल का बना हुआ है और इस मेटलिक पार्ट के अंदर हमने एक पॉइंट पी अज्यूम किया। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे गॉस लॉ, है ना। तो गॉस लॉ हम लोग अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना जितना भी चार्ज होता है बच्चों उसको एनक्लोज करते हैं। जितना भी चार्ज होता है उसको एनक्लोज करते हैं। तो पॉइंट पी से पास होते हुए आपने एक सरफेस अज्यूम किया जिसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। पॉइंट पी से पास होते हुए एक सरफेस अज्यूम करते हैं हम लोग जिसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है बच्चों? एक तो हो गया प्लस क्यू और दूसरा आपने कितना अज्यूम किया? प्लस एक्स, प्लस क्यू और प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें फ्लक्स का फॉर्मूला, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास में होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। और दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बच्चों, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। यानी कि यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। इसका मतलब क्यू इन इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों? यहाँ से जीरो। अगर ये वैल्यू पूरी जीरो हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना हो गया बच्चों? जीरो हो गया। अच्छा, अंदर चार्ज हमने अज्यूम किया यहाँ पे कितना है? प्लस क्यू। और यहाँ कितना चार्ज है? एक्स। यानी कि नेट चार्ज कितना हो गया? क्यू प्लस एक्स। और ये बच्चों किसके इक्वल होना चाहिए? ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एक्स इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों? माइनस क्यू। ठीक है, तो यानी कि इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज आना चाहिए बच्चों? माइनस क्यू, जो कि हमने सिंपल फाइंड आउट कर लिया किससे? इंडक्शन से, कि यहाँ प्लस क्यू है तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू आएगा और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आएगा। बट इसको हमने अर्थिंग कर दिया तो पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया बच्चों? अर्थ में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इसके अंदर चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना मिल गया? जीरो। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है बच्चों वो कन्फाइंड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फिक्स हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों वो हमेशा होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो मतलब इस कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ बच्चों वो मिल गया आपको पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे ये जो Q होता है इसे हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है वो हमने कितना अज्यूम किया? Q। और V जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं इसको VA माइनस VB। VA माइनस VB। गॉट इट। तो अगर हम लोग यहाँ से VA माइनस VB की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसको VA माइनस VB हम लोग दो तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। पहला तरीका क्या है देखिए, अगर हम लोग फाइंड आउट करें कि ये जो स्फेयर अपना इनर स्फेयर जो है जिसकी रेडियस स्मॉल ए है बच्चों, इनर स्फेयर की रेडियस कितनी है बच्चों? स्मॉल ए। ये वाला जो इनर स्फेयर इसकी रेडियस कितनी आपने अज्यूम की? स्मॉल ए। ठीक है, तो इनर स्फेयर का नेट पोटेंशियल कितना होगा? अब बच्चों यहाँ पे मुझे ये पता होना चाहिए कि किसी भी स्फेयर का पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं पहले कि पोटेंशियल हम लोग निकालते कैसे हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देना, सपोज करो मेरे पास में एक स्फेयर है और उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। ओके, अगर मेरा कोई चार्ज इस स्फेयर की सरफेस पे है बच्चों, कहाँ पर है? स्फेयर की सरफेस पे है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा बच्चों उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर।
ओके। अगर मेरा चार्ज स्फीयर के अंदर है बच्चों, चार्ज कहाँ पर है, स्फीयर के अंदर है, तो बच्चों ध्यान रखना कोई भी जो कंडक्टर होता है, कोई भी जो स्फीयर होता है वो काम करता है एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। तो अगर मेरा चार्ज स्फीयर के अंदर है तो भी हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना लिखते हैं, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, मतलब हम लोग पूरे स्फीयर की रेडियस लेते हैं, ठीक है। अगर मेरा चार्ज स्फीयर के बाहर है, सपोज करो बच्चों मेरा चार्ज यहाँ है कैपिटल क्यू और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है, इस केस में हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं V इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। यानी कि अगर आपका चार्ज स्फीयर के बाहर है तो आप हमेशा सेंटर से उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। और अगर आपका चार्ज स्फीयर के सरफेस पे या स्फीयर के अंदर है तो आप हमेशा कंप्लीट स्फीयर की रेडियस लेते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस इनर स्फीयर ए का नेट पोटेंशियल। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, ये जो इनर सेल है, ये वाले इनर स्फीयर है, इसकी सरफेस पे ये चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। तो अगर ये चार्ज इसकी सरफेस पे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यानी कि इसकी खुद की रेडियस जो कि कितनी है, स्मॉल ए, ठीक है। प्लस अब ये जो माइनस चार्ज है बच्चों, ये इस स्फीयर से सरफेस पे इससे बाहर है, ऑब्वियस सी बात है इससे बाहर है, तो बाहर है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस आपने कितनी अज्यूम कर ली यहाँ पे, स्मॉल बी, तो ये हो गया माइनस के क्यू अपॉन स्मॉल बी, ओके। तो ये हमने फाइंड आउट किया इनर स्फीयर का। अब हम लोग बात करते हैं ये जो आउटर स्फीयर है बच्चों, इसका पोटेंशियल कितना है। अच्छा बच्चों ये ध्यान दें कि ये जो आउटर स्फीयर है किससे कनेक्टेड है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, और अगर कोई भी कंडक्टर जब ग्राउंड से कनेक्टेड होता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो हम लोग कितना अज्यूम कर लेते हैं, 0। तो यानी कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो गया आपका 0। तो अगर हम लोग यहाँ से VA माइनस VB को फाइंड आउट करें बच्चों, तो VA माइनस VB इक्वल टू के क्यू हमने कॉमन लिया, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन वी, और इट विल बी इक्वल टू के क्यू, एलसीएम आपका कितना आ गया बच्चों, AB, और यहाँ पे ऊपर आ गया B माइनस A, गॉट इट। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करें इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू, तो ये हो गया बच्चों के क्यू अपॉन, इसकी वैल्यू पुट करें हम लोग, के क्यू बी माइनस ए अपॉन कितना हुआ बच्चों, AB, गॉट इट। अगर यहाँ से हम लोग क्यू से क्यू कैंसिल आउट कर दें तो के की वैल्यू होती है बच्चों मेरे पास में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग उस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा V की वैल्यू को हम लोग एक दूसरे तरीके से और फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करते हैं देखिए। अच्छा वो तो मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है VA माइनस VB फाइंड आउट करने का, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDR इक्वल टू माइनस रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DR। और बच्चों मैंने यहाँ पे बताया था कि लिमिट्स हम लोग क्या लिखते हैं, जो पहले लिखते हैं हम लोग, जो क्वांटिटी पहले लिखते हैं उससे हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट में बच्चों, और जो क्वांटिटी बाद में लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं लोअर लिमिट में, ओके। तो यानी कि स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, एक सिंगल स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वो हम लोग ने फाइंड आउट कर लें और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, VA माइनस VB की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करके उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट P अज्यूम किया बच्चों, और इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो आपने कितनी अज्यूम कर ली, स्मॉल r अज्यूम कर ली, ठीक है। अब ड्यू टू दिस चार्ज किसी भी स्फीयर का पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो हमेशा होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू पुट करें VA माइनस VB इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ B टू A, और E की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, के चार्ज कितना हुआ, Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना हो गया, TR, ओके। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करें, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस के क्यू आपका कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर DR विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर, और लिमिट्स आपने अप्लाई की बच्चों B टू A, तो यानी कि यहाँ से VA माइनस VB माइनस माइनस प्लस
इन ब्रैकेट 1/a माइनस 1/v। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों एज इट इज़ वैल्यू आपको मिल जाती है ए बी माइनस ए अपॉन कितना मिल गया ए बी। और जब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो एज इट इज़ हमें फॉर्मूला मिलता है कैपेसिटेंस का C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। यानी कि इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, आइए हम लोग करते हैं इस पे एक स्पेशल केस। ठीक है, अभी सर आपने क्या किया था, आउटर जो स्फीयर था उसको हमने ग्राउंडिंग की, मतलब हमने वहाँ पे अर्थिंग की थी। अगर हम लोग आउटर स्फीयर को अर्थिंग ना करें तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलो सीखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे वापस एज इट इज़ हम लोग वही कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। ये सपोज करो मेरे पास में एक इनर स्फीयर का चार्ज आपने इनर स्फीयर का रेडियस आपने अज्यूम कर लिया ए, और आउटर स्फीयर की रेडियस आपने कितनी अज्यूम कर ली बी। इनर स्फीयर को बच्चों हमने चार्ज कितना दिया यहाँ पे प्लस क्यू। अब ड्यू टू इंडक्शन आउटर स्फीयर के इनर फेस पे बाहर वाले स्फीयर के अंदर वाली फेस से बच्चों कैसा चार्ज आता है, माइनस क्यू चार्ज, जस्ट अपोजिट चार्ज आएगा। और इसके बाहर वाली सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों, प्लस क्यू चार्ज आएगा। इससे पहले वाले केस में ग्राउंडिंग की थी हमने, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज कितना था बच्चों, 0 था। ठीक है, तो यहाँ गौर से देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इनर सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और आउटर सरफेस पे भी कैसा चार्ज आ गया बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगी। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस तरीके से बाहर निकलेगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हम लोग सरफेस के इस स्फीयर के बाहर देखें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी बच्चों, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और कहाँ जाके टर्मिनेट होगी बच्चों, ये जाके इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी जाके टर्मिनेट हो गई। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे को 2 कैपेसिटर्स मिल गए। एक कैपेसिटर मिल गया मुझे ये वाला, जैसा कि हमें लास्ट टाइम मिला था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। और दूसरा कैपेसिटर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है बच्चों, कहाँ खत्म हुआ है, इन्फिनिटी पे जाके। तो आप ये भी कह सकते हो कि दूसरा जो कैपेसिटर है बच्चों, दूसरा जो कैपेसिटर है वो आपको मिल गया आउटर सरफेस से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी कि यहाँ पे आपको 2 कैपेसिटर्स मिल गए बच्चों, और दोनों किस में मिल गए, सीरीज में। दोनों किस में मिल गए, सीरीज में। कैसे मिले, सपोज करो ये वाला पॉइंट आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों ए, इस पॉइंट को आपने कितना अज्यूम कर लिया बी, और तीसरा पॉइंट आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, सी, यानी कि इन्फिनिटी पे। ओके, तो 3 पॉइंट्स हमने अज्यूम किया यहाँ पे। ये वाला पॉइंट अज्यूम किया ए, ये वाला पॉइंट अज्यूम किया बी, और ये वाला पॉइंट अज्यूम किया सी, जो कि कहाँ पर है बच्चों, इन्फिनिटी पे है। ओके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक कैपेसिटर यहाँ बन गया प्लस और माइनस के बीच में। तो यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मिल गया आपको एक कैपेसिटर, एज इट इज मिल गया ये। ठीक है, अगर हम लोग इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें तो अभी हमने जस्ट इससे पहले फाइंड आउट किया था बच्चों, उसकी वैल्यू आई थी C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ओके, और अगर हम लोग एक कैपेसिटर दूसरा अज्यूम करते हैं बच्चों, बी और कहाँ कनेक्ट है, इन्फिनिटी पे, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों बीच में कैपेसिटर आपने अज्यूम कर लिया बच्चों, इसको हमने अज्यूम कर लिया C2। ओके, और C2 जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक सिंगल मेरा कैपेसिटर है, एक सिंगल कैपेसिटर है। ठीक है, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। तो एक सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, एक सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया बच्चों, उसकी रेडियस यानी कि B। ठीक है यहाँ तक। अगर हम लोग यहाँ से सी नेट की वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों बच्चों किस में हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला हम लोग आगे देखेंगे। सीरीज का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 प्लस 1/ कितना मिल गया बच्चों, C2। अगर हम इसको सॉल्व करें इक्वल टू, ये मुझे मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, ऊपर कितना हुआ बच्चों, B माइनस ए, प्लस यहाँ मिल गया मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मुझे मिल गया B। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम लें तो एलसीएम मेरा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ए बी, ये अपना एलसीएम आ गया। तो बच्चों यहाँ बच गया बी माइनस ए प्लस यहाँ कितना बच गया बच्चों ए। ओके, यहाँ ए पे ए कैंसिल आउट हो गया बच्चों, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो यहाँ बच गया मेरा b अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी। ओके, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये b से b भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर बच्चों मेरा आ गया 1/c इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों c की वैल्यू मुझे फाइनल मिलने वाली है यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। ओके बच्चों, देखें यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं, हम लोग ये सीख सकते हैं कि अगर मेरे पास में दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, अगर मेरे पास में दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं बच्चों सुनना, तो उस केस में अगर हमने यहाँ पे अर्थिंग कर दी, अगर हमने बाहर वाली सरफेस पे अर्थिंग कर दी तो फॉर्मूला बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। बट अगर मैंने बाहर वाले स्फीयर पे अर्थिंग नहीं की तो क्या होगा, उस केस में मेरा जो ये पूरा जो कैपेसिटर होगा बच्चों ये काम करेगा एक सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह। किसके तरह बिहेव करेगा, सिंगल कैपेसिटर की तरह, जो कि आइसोलेटेड होगा, मतलब जो अकेला होगा, और इनर वाला जो होगा उसके कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो इनर वाला कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इनर वाले स्फीयर का आर कितना है बच्चों, ए के इक्वल है। तो फाइनल आंसर मुझे कितना मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। आया समझ में। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग अपना, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कैपेसिटेंस किसका, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, तो मुझे जो प्लेट्स है वो कैसे अज्यूम करनी पड़ेगी बच्चों, सिलेंड्रिकल प्लेट्स अज्यूम करनी पड़ेगी। और कैपेसिटर का मतलब दोनों प्लेट्स पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग दो सिलेंडर लेने वाले हैं, और दोनों सिलेंडर की जो एक्सिस होगी बच्चों वो कॉमन होगी। तो अगर दोनों की एक्सिस कॉमन होगी तो दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, और आप कह सकते हैं कि वो जो दोनों सिलेंडर्स होंगे उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक कैपेसिटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स मैंने अज्यूम कर लिए, 2 कैपेसिटर्स मैंने यहाँ पे अज्यूम किए बच्चों। एक कैपेसिटर जो है इसका जो रेडियस है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, इस कैपेसिटर का रेडियस हमने अज्यूम कर लिया स्मॉल ए। ठीक है, और इसको बाहर हमने एक दूसरा कैपेसिटर और अज्यूम किया बच्चों, और इसकी जो रेडियस है वो आपने कितनी अज्यूम कर ली, इसकी रेडियस को आपने अज्यूम कर लिया स्मॉल बी। ठीक है, अगर हम लोग इनर वाला जो सिलेंडर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी अज्यूम करें बच्चों, प्लस लैम्डा, कितनी अज्यूम करें, प्लस लैम्डा। ठीक है, तो आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे ड्यू टू इंडक्शन कैसा चार्ज आएगा, माइनस लैम्डा। कैसा चार्ज आएगा बच्चों, माइनस लैम्डा। और इसके जो आउटर सरफेस है उसको मैंने ग्राउंड कर दिया, यानी कि आउटर सरफेस पे चार्ज की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ओके, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों, यहाँ कैसा चार्ज हुआ, इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, और आउटर सिलेंडर की इनर फेस पे कैसा चार्ज मिल गया मुझे, यहाँ मुझे मिल गया नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पॉजिटिव चार्ज से कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, और इसका जो कैपेसिटेंस है ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का C इक्वल टू Q अपॉन V, और V की जगह हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे VA माइनस VB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 सिलेंडर्स। ओके, और फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं VA माइनस VB इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर। अब बच्चों यहाँ पे मुझे सबसे पहले और लिमिट्स अप्लाई करेंगे हम लोग। ये पहले हमने A को लिखा है तो यहाँ लिख दो A, और ये हो गया B। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो बच्चों आपको याद है चैप्टर नंबर 1 के अंदर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में हमने किसी भी वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था बच्चों R डिस्टेंस पे। किसी भी वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था हमने R डिस्टेंस पे, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2K लैम्डा अपॉन R। बच्चों याद करो, हमने एक वायर अज्यूम किया था
ये वायर आपने एज्यूम किया, ठीक है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने कितनी एज्यूम की थी बच्चों, लैम्डा, और इस वायर की एक्सिस पे आपने एक पॉइंट एज्यूम किया था यहाँ पे P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने इस वायर को पैक किया था बच्चों, याद कीजिए, इस वायर को आपने पैक किया था, इसको एनक्लोज किया था, ठीक है। और यहाँ पे आपने अप्लाई किया था गॉस लॉ का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे थी, एरिया वेक्टर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे था बच्चों। तो फॉर्मूला आया था फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई को आपको फाइंड आउट करना था। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब आपने लिया था यहाँ पे इस सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया, और इसका जो कर्व सरफेस का एरिया होता है बच्चों वो होता है 2 पाई आर इंटू एल इक्वल टू क्यू इन। अच्छा बच्चों, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी ली थी आपने, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एल, तो क्यू इक्वल टू कितना होगा बच्चों, लैम्डा इंटू एल। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से अगर हम लोग ई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू मुझे मिली थी 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ड्यू टू अ वायर 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग यहाँ पुट कर दें, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पुट करें। तो VA माइनस VB बच्चों, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू डी आर, और ये मिल गया आपको B2A, ठीक है, इक्वल टू VA माइनस VB विल बी इक्वल टू माइनस बच्चों 2k लैम्डा आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ A टू B 1 अपॉन आर इंटू कितना मिल गया आपको, डी आर। बच्चों 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये मिलता है मुझे लॉग एक्स, क्या मिलता है, लॉग एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2k लैम्डा लॉग आर, और लिमिट्स हमने क्या अप्लाई कर दी बच्चों, लिमिट्स आपने अप्लाई कर दी, यहाँ पे था आपका A और ये था आपका B, यानी कि ये हो गया B2A, ओके। तो ये हो गया माइनस 2k लैम्डा लॉग A माइनस लॉग बच्चों कितना हो गया B, लॉग A माइनस लॉग B, ठीक है। अगर हम लोग इस माइनस को यहाँ बाहर लें तो आप फाइनल कह सकते हो 2k लैम्डा लॉग B माइनस लॉग A, लॉग B माइनस लॉग A, और लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद है बच्चों, लॉग A माइनस लॉग B इक्वल टू लॉग A अपॉन B। तो लॉग B माइनस लॉग A हो जाएगा बच्चों लॉग B अपॉन A, यानी कि ये मुझे मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस 2k लैम्डा लॉग B अपॉन A। अगर इस वैल्यू को बच्चों हम लोग यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट करें तो C की वैल्यू मुझे मिलने वाली है यहाँ पे C इक्वल टू Q को हम लोग पुट करेंगे लैम्डा इंटू एल अपॉन 2k लैम्डा लॉग B अपॉन A। बच्चों लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि मेरा फाइनल आंसर मुझे मिल गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, के की वैल्यू मैंने पुट की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन कितना मिल गया बच्चों लॉग B अपॉन A, यानी कि ये मुझे मिल गया किसी भी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग B अपॉन A। ये बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर हम लोग एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि आपको 2 स्फेयर्स गिवन है, कंसेंट्रिक स्फेयर्स, इनर स्फेयर की रेडियस है स्मॉल a, आउटर स्फेयर की रेडियस आपको कितनी गिवन है स्मॉल b। आउटर स्फेयर का जो आउटर फेस है उसको हमने ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। इनर स्फेयर को हमने चार्ज दिया प्लस q चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों यहाँ पे आउटर जो स्फेयर है इसके इनर फेस पे कितना चार्ज आने वाला है बच्चों माइनस चार्ज, और इसके आउटर स्फेयर पे चार्ज कितना आएगा बच्चों 0, क्यों, क्योंकि वो मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे इन दोनों स्फेयर्स के बीच में हमने एक मीडियम को इंसर्ट कर दिया बच्चों, ध्यान दें, इन दोनों स्फेयर्स के बीच में हमने एक मीडियम को इंसर्ट कर दिया। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक कॉमन मीडियम इंसर्ट करता यानी सिंगल मीडियम इंसर्ट करता, तो मेरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए को मैं सिंपल इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता, ओके। लेकिन अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपने मीडियम इंसर्ट तो किया है बच्चों, लेकिन यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस तक, मतलब ये जो स्फेयर है
इनर स्फेयर से डिस्टेंस r तक, ये जो है यहाँ पे आपने कितना मीडियम इंसर्ट किया बच्चों, k1, और ये डिस्टेंस r से डिस्टेंस b के बीच में आपने जो मीडियम इंसर्ट किया बच्चों, ये कितना इंसर्ट किया, k2। समझे? डिस्टेंस a से r तक आपने कितना अज्यूम किया बच्चों, k1, और r से b तक आपने कितना अज्यूम किया, मीडियम k2, यानी कि आपने दो अलग अलग मीडियम को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका नेट कैपेसिटेंस कितना, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों क्या हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं कैपेसिटेंस का। हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे VA माइनस VB इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये मेरा हो गया E इंटू DX। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। और तो क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या फॉर्मूला सेम रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी मीडियम अलग अलग होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी अलग अलग हो जाता है। हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं KQ/x², और जब मीडियम आता है तो हम लोग मीडियम की परमिटिविटी से उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवाइड करेंगे हम लोग K1 से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवाइड करेंगे हम लोग K2 से। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ का तक पोटेंशियल डिफरेंस हो मुझे अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं पहले। तो बच्चों इसको मैं एज इट इज लिख दूँ क्या, VA माइनस VB इक्वल टू, इस माइनस को अगर हम लोग यहाँ से हटाएं तो लिमिट्स को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया A टू B E इंटू DX। ओके, अच्छा बच्चों अगर हम लोग बात करें, आप एक कोई भी पॉइंट अज्यूम करें, हम लोग P, आपने कोई भी पॉइंट अज्यूम किया बच्चों P, और इस P की डिस्टेंस हमने कितनी अज्यूम कर ली, X। ठीक है, अगर मेरा x बच्चों कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, A से लेके R तक होगा। अगर मेरा x A से लेके R तक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर मेरा x A से लेके R तक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों KQ/x², और मीडियम कितना है बच्चों A से लेके R तक, K1, तो इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, K1 से। आया समझ में? सिमिलरली अगर मेरा x R से B के बीच में होगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पुट करूंगा, KQ/x², और R से लेके B तक मेरा मीडियम K2 है, तो हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे, इसको K2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है नेट VA माइनस VB, तो हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों, देखिए पहले हम लोग लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन, पहले हम लोग करेंगे A से लेके R तक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो A से लेके R तक E की वैल्यू हम लोग कितनी पुट करेंगे, KQ/K1x² इंटू DX प्लस, अब हम लोग जाएंगे R से लेके B तक, यानी कि R से लेके B तक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पुट करेंगे, KQ/K2x² इंटू DX। तो नेट हमने कर लिया A से लेके B तक, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, VA माइनस VB इक्वल टू KQ बच्चों आपने बाहर लिया। अच्छा, यहाँ से 1/K1 कॉन्स्टेंट था, इसको बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx बच्चों कहाँ से लेके कहाँ तक हो गया, A से लेके R तक, प्लस आप कह सकते हैं 1/K2 आपने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx बच्चों कहाँ से हो गया, ये R से लेके B तक। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसको सॉल्व करें हम लोग, तो ये हो गया KQ1/K1। इसको सॉल्व करने पाएगा बच्चों -1/x A से लेके B प्लस 1/K2 -1/x A से R से लेके B तक। ओके, चलिए लिमिट्स पुट करें हम लोग, तो ये मुझे मिल गया इक्वल टू KQ1/K1 बच्चों मुझे एज इट इज़ मिल गया, -1/R माइनस प्लस 1/A, यानी कि पहले मैंने लिख दिया 1/A माइनस 1/R। सिमिलरली इसको सॉल्व करने पे हम लोग लिख सकते हैं -1/B माइनस प्लस 1/R, तो इसको मैंने लिख दिया 1/R माइनस 1/B। ओके, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे VA माइनस VB की वैल्यू। अगर मुझे फाइंड आउट करना है इसका कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, जो कि आपने कितना अज्यूम किया बच्चों यहाँ पे, +Q/ VA माइनस VB। और अगर VA माइनस VB की वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट कर दें तो इस केस में हमें नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है बच्चों, तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इससे बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है, और कैपेसिटेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।